हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी सेकेंड में चैप्टर फर्स्ट को दोहराएंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। देखिए, भाषा, इस चैप्टर में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भाषा क्या है? तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। जैसे देखिए, यहाँ पर बोलकर प्रकट किया गया है। फ़ोन पे बात हो रही है। प्रियांशी, कल मेरा जन्मदिन है। मम्मी पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें ज़रूर आना है। अच्छा, पार्टी कितने बजे है? पार्टी शाम को 6 बजे से है। तुम हेमा को भी ले आना। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। शाम को पार्टी में, अरे प्रियांशी, हेमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने तुम्हारे लिए इसमें शुभकामनाएँ लिख कर भेजी है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। यानी इसको देखने के बाद यह प्रतीत हो रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके सहारे मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं। तो जो माध्यम है उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरे के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। वाणी द्वारा उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिससे हम अपने हृदय के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव या विचार को समझते हैं। अब देखिए, इन चित्रों को ध्यान से। चित्र दिया हुआ है 1, 2 और 3। पहले चित्र में ये संकेत के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि यह सड़क पे होता है। यातायात के चिन्ह हैं, संकेत हैं। जो पहले चित्र का मतलब है कि बाएं नहीं मुड़ना है। दूसरे का पैदल नहीं जाना है। और तीसरे चित्र में ये कह रहा है कि हमको सीधे नहीं जाना है। आइए देखते हैं इसमें आगे। इन चित्रों से हम समझ सकते हैं कि हमें बाएं नहीं मुड़ना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको चित्र देख करके। पैदल नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते। यह सड़क सुरक्षा के चिन्ह हैं जिन्हें हम प्रायः सड़क के किनारे देखते हैं। यह सांकेतिक भाषा है, यानी ये संकेत के माध्यम से ये बताया गया है यात्रियों को कि आप सड़क पर बाएं नहीं मुड़ सकते, यहाँ पर आगे, और पैदल नहीं जा सकते और सीधे नहीं जा सकते। इन तीनों चित्र का मतलब है ये सड़क सुरक्षा के चिन्ह हैं जिन्हें हम प्रायः सड़क के किनारे देखते हैं। यह सांकेतिक भाषा है और संकेत के माध्यम से हमें बताया गया है। इनके द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती, यानी ये सिर्फ संकेत मात्र है।
इस संकेत के माध्यम से जो है व्यक्ति अपने भाव या विचार को गहराई से व्यक्त नहीं कर पाएगा या स्पष्ट नहीं कर सकता। उसके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अतः सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करते हैं। यही भाषा की प्रक्रिया है। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को जो है भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को स्पष्ट नहीं कर सकता संकेतों के माध्यम से। इसलिए संकेत को जो है भाषा हम नहीं कह सकते। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ये दो भाषा हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान्या कुछ दिनों पहले ही मनाली से घूम कर आई। उसे वहाँ बहुत आनंद आया। उसने अपना सारा अनुभव रिया को सुनाया। रिया ने ध्यान से सुना और कहा कि अगले वर्ष छुट्टियों में वह भी मनाली जाएगी। आपने ध्यान दिया कि मान्या ने बोलकर रिया को अपना अनुभव सुनाया और रिया ने सुनकर उत्तर दिया। यही भाषा का मौखिक रूप है। यानी हम इस प्रकार कह लें कि जो हम मुख से बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं दूसरे के सामने, और दूसरा हमारी उस बात को सुन करके, समझ करके अपने मन के भाव या विचार जो है प्रकट करता है, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा का कौन सा रूप है? वह भाषा का मौखिक रूप है। तो बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। जैसे अंजलि ने एक कविता लिखी। उसने वह कविता माँ को दिखाई। माँ ने कविता पढ़कर अंजलि के प्रयास की खूब तारीफ की। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक तथा लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। साहित्य, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें आपको। देखिए, बोली, भाषा और बोली ये 2 चीज़ें हैं। भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है, और बोली जो होती है वह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो
भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं, उसको हम भाषा नहीं कह सकते। और उसका क्षेत्र जो है बोली का सीमित होता है और भाषा का जो है वो क्षेत्र विस्तृत होता है। साहित्य, प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य ये आप जानते हैं। देखिए, साहित्य दो विधाओं में होती है, गद्य और पद्य। तो गद्य के अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करता है। गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। प्रमुख साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचना है प्रमुख निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ईदगाह, गोदान आदि। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी, उर्वशी, तितली आदि। महादेवी वर्मा, गिल्लू, नीलू, गौरा आदि। तो ये रचनाएं थी गद्य की। और दूसरा जो है वो पद्य है, पद्य साहित्य। इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपनी विचार व्यक्त करता है, यानी यह गेय होता है, इसमें लय होता है, तुक होता है, तुकांत होता है। साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, कुंडलियाँ, पद आदि आते हैं। जैसे कबीरदास के जो है बीजक, तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली आदि। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। बिहारी की बिहारी सतसई। अब देखिए मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? देखिए, हम सब दो तरीके से लिख देते हैं। बोलियों के कारण जो है कई शब्द जो है भाषा में आ जाते हैं। तो यह दो रूप से लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध जो लेखकों ने स्वीकार किया है, विद्वानों ने स्वीकार किया है, उसको हम मानक रूप कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। देखिए, हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का असर पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध व मानक है, यह समझने में कठिनाई होती है। अतः भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों व विद्वानों ने मान्यता दी है, वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अमानक रूप और मानक रूप, यानी बंदर दो तरीके से लिखा हुआ है। तो अमानक रूप ये भी हम लिख देते हैं बंदर ऐसे भी, और मानक रूप में देखें बंदर ऐसे भी हम लिखते हैं। द में ध लिख देते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि द के नीचे हलंत लगा के ध लिखें। यह मानक रूप है। लेखकों ने, विद्वानों ने इसी को स्वीकार किया है। द लिखते हैं, जैसे विद्यालय, तो द लिख के जो है विद्यालय हम लिख देते हैं, और एक में हम द के नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है। गए, गए, नई और नई, तो ये अमानक रूप रहा, और ये मानक रूप, जिसको लेखकों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया है। भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। अब देखिए कुछ मानक वर्तनी संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाता। जैसे लड़के ने, बस में
आदि। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप पाई हटाकर लिखे जाते हैं, जैसे कच्चा, उल्लेख, लग्न, व्यय आदि। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाए, जैसे गाकर, सोकर, खाकर आदि। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे लेन देन, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हों तो पहला अक्षर मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए, जैसे उसके लिए इसमें से आदि। संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाए, जैसे खाया करता है, किया करता था आदि। संयुक्ताक्षरों में हलंत लगाकर लिखा जाए, जैसे विद्यालय और द्वार आदि। ये मानक रूप है, विद्यालय सही लिखा हुआ है, लेखकों ने इसी को स्वीकार किया है, विद्वानों ने। द्वार आदि। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, मैथिली, बोडो, गुजराती, मणिपुरी। ये भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब देखिए मातृभाषा और राजभाषा क्या होती है। मातृभाषा और राजभाषा। मातृभाषा यानी जो माँ की भाषा होती है उसको ही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला है और बच्चे की शिक्षक जो है, प्रथम शिक्षक उसकी माँ ही होती है। और माँ जिस भाषा को बोलती है बच्चा वही भाषा सीखता है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ बांग्ला भाषा बोलती है तो बच्चा उससे बांग्ला सीखता है, बांग्ला ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। इसी प्रकार यदि बच्चा अपनी माँ से गुजराती सीखता है तो गुजराती ही उसकी मातृभाषा होगी। अलग अलग प्रांतों देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा इसी कारण भिन्न भिन्न होती है, यानी जिसकी माँ की जो भाषा होती है उसका बच्चा वही सीखता है, तो उस बच्चे की वह भाषा जो है मातृभाषा कहलाएगी। अब राजभाषा देखिए, राज्य की कुछ अपनी भाषा होती है, यानी राजभाषा का अर्थ है कि उस राज्य के कामकाज जो है वह उसी भाषा में होते हैं, जिसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आगे के भाग को लेकर के हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।